हाय दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई में बिल्कुल पूरी मन मनोयोग से आप लोग लगे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं रेलवे एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के लिए, और हम बता रहे थे कई बार कि बोर्ड पे प्रत्येक प्रकार के प्रश्न लिखे जा रहे हैं। प्रत्येक प्रकार का मतलब ये है हिस्ट्री के भी, पॉलिटी के भी, ज्योग्राफी के भी, और साथ साथ में आपके विविध प्रश्न भी, जो आपको काफी ज्यादा मदद पहुंचा सकते हैं। चलिए, समय नहीं खराब करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करेंगे, अपना पूरा सहयोग देंगे चैनल के लिए। आपका सहयोग अति आवश्यक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पहला प्रश्न जो देखने वाले हैं, पहला प्रश्न हमारा कह रहा है, तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है। जितने भारत के जितने भी स्टेट हैं, जितने भी राज्य हैं, वहां का कोई ऐसा लोक नृत्य जो आसपास के क्षेत्रों में एक बहुत बड़ी प्रधानता रखता हो, उनको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया है, लोग उनको उस चीज से पहचानते हैं। तो ऐसे ही भारत के सभी राज्यों में तो सवाल आपसे पेपर में पूछेगा, और इसके पहले कई बार पूछा जा चुका है। ये आपसे पूछेगा कि आप बताइए कि तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है। चार विकल्प दे देगा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो पांच चार जब विकल्प रहते हैं तो आप वहां कंफ्यूज से रहते हैं। आपको सीधा से जाना है और देख लेना है कि महाराष्ट्र आपको लगाना है। और महाराष्ट्र के बारे में जैसे कि आप जानते हैं, महाराष्ट्र क्या है, भारत की औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है, औद्योगिक राजधानी के नाम से जाना जाता है, भारत के फिल्म सिटी के नाम से जाना जाता है, भारत के सपनों का शहर के नाम से जाना जाता है, और बहुत सारी चीजें। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब दोबारा चुनाव लड़ा था तो पुणे के महाराष्ट्र से लड़ा था। ठीक है। और महाराष्ट्र क्या होता है कि काफी ज्यादा संपन्न होता है। माना जाता है कि कभी भी एक ऐसी नगरी जहाँ के कभी भी पहिए नहीं रुकते हैं, हमेशा लोग बहुत तेजी में रहते हैं, रुकने का भी टाइम नहीं होता है। ऐसी बहुत सारी भौगोलिक और आर्थिक चीजों में महाराष्ट्र जाना जाता है। फिलहाल आपको याद करके जाना है पेपर में कि तमाशा लोक नृत्य अगर आएगा तो हम कहाँ पे लगा देंगे, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में क्या, मुंबई आती है जो फेमस है। अभी कोरोना वायरस जब चल रहा है तब आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र की मलिन बस्तियों में कितना ज्यादा भयावह स्थिति थी। तो ये ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि साथिया कहाँ की लोक कला है। ये लोक नृत्य है, ये लोक कला है। लोक कला अलग चीज है और लोक नृत्य थोड़ा सा अलग चीज है। तो अगर पूछा जाए साथिया कहाँ का है, कई बार पूछा गया है, तो साथी साथ निभाना वो वाली बात। साथिया कहाँ का लोक कला, कहाँ की लोक कला है, आपका आंसर क्या रहेगा, गुजरात। आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि गुजरात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या पाया जाता है, गिर राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, जहां पर बबर शेर पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए बब्बर शेर कहाँ पाए जाते हैं तो आप बताओगे गुजरात में। गुजरात बहुत ही आर्थिक तौर पे मजबूत है। आर्थिक तौर पे आपने देखा होगा कि वहां पे बहुत सारी चीजें निकल करके आती हैं। महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन वहां से करे, जैसे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, चंपारण आंदोलन, बिहार वाला ये साइड वाला पूरा। तो ये पूरी तरीके से गुजरात आपका इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा साथिया कहाँ की लोक कला है, जवाब आपका रहेगा गुजरात में। ठीक है, कंफर्म। आगे हम लोग बढ़ते हैं, पंडित रविशंकर का संबंध किससे है। ऐसे प्रश्न लगातार और बहुतायत में आपसे पूछे जाते हैं। कोई भी जब आप पेपर देने जाते हो इस तरीके का, तो वहां पर पूछ लेते हैं ये क्या है, वो क्या है, ऐसे क्या है, वैसे क्या है, मतलब छोटे छोटे प्रश्न जो वन लाइनर वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो आपसे पूछेंगे वो कि पंडित रविशंकर का संबंध किससे है। जैसे बांसुरी बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते हैं, शहनाई बजाते हैं। पंडित हरिशंकर चौरसिया क्या बजाते हैं, हरि हरि प्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं। अल्लाह रखा क्या बजाते हैं, है ना। और जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं। ऐसे बहुत सारे जो नाम हमारे आते हैं जिन्होंने ख्याति प्राप्त करी है किसी किसी विधा में, किसी कला में। तो सिंपल सा प्रश्न आपसे यहाँ ये पूछा जा रहा है कि पंडित रविशंकर का संबंध किससे है। तो आपका जवाब रहेगा सितार से संबंध है। पंडित रविशंकर, ठीक है, और इनकी पुत्री, ठीक है, इनकी पुत्री का नाम गीता शंकर, और भी एक है। तो ये दोनों अगर पूछ लिया जाए तो किसमें इनको ख्याति प्राप्त है, तो सितार वादन में पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। बाकी के इनके जो साइड के हैं, जैसे तबला वादक जाकिर हुसैन, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान चौर, और ये अगर हम बात कर ले बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया जी हो गए, है ना। ऐसे सरोद वादक, ठीक है, और जितने भी हमारे वाद्य हैं इनको आप एक बार देख लेंगे, बाकी तो हम मेहनत करेंगे ही। अगला आप देखोगे, चैत्रा भूमि का संबंध किससे है। देखो बात ये होती है
कि कोई ऐसा भूमि, ऐसा स्थान, ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहां पर कोई दिव्य पुरुष, महापुरुष पैदा हो जाता है जिसने समाज को बहुत कुछ दिया है, समाज और राष्ट्र जिससे लाभान्वित हुआ है, वो चीजें बहुत प्रसिद्ध हो जाती हैं। तो जब यहाँ आप देखोगे चैत्रा भूमि का संबंध किससे है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी का है। इनका यहाँ पे समाधि स्थल बनी हुई है और ये एक विशेष स्थान रखते हैं भारत में, भारत रत्न, ठीक है, और संविधान निर्माता। इन्होंने भारत के संविधान का निर्माण करा है जिससे हमारे राष्ट्र की सभी कानूनी प्रक्रियाएं चलती हैं, देश चलता है हमारा। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि चैत्रा भूमि का संबंध किससे, बी आर अम्बेडकर साहब से है। और बौद्धों का बहुत पवित्र स्थल, अगर ये पूछ लिया जाए बौद्धों का पवित्र स्थल में कौन है, 3 कोई और दे देगा, एक ये दे देगा, तो आप क्या लगाओगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इससे संबंधित हैं चैत्रा भूमि से। और चैत्रा भूमि से बहुत ही संबंधित है। और होता क्या है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने पूरे संविधान में संविधान की आत्मा और हृदय किसे कहा है, तो ये इनसे अगर प्रश्न बने तो आप प्रस्तावना न लगाइएगा। तो इन्होंने कहा है आर्टिकल 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार में जो 32 है, आर्टिकल अनुच्छेद 32 को इन्होंने भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। तो आप ये वाला प्रश्न हो जाता है। आगे आप देखेंगे साइंस से हमारा प्रश्न है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है। मान चलिए हम हैं और आप हैं, आप लगातार निरंतर इस बोर्ड को देख रहे हैं और हम इस बोर्ड के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं, हम भी किसी को देखते हैं या आप किसी को देखते हैं। तो माना यह जाता है कि स्पष्ट दृष्टि की दूरी कितनी होती है, जहां पर आप किसी भी कंडीशन में, यदि आपकी आंखों में कोई विकार नहीं है, कोई रोग नहीं है, तो भली भांत उसको देख सकते हैं। वो जो डिस्टेंस है, कई बार पेपर में पूछी गई है, वो कितनी है आपकी, 25 सेंटीमीटर, 25 cm, 25 सेंटीमीटर पूछा जाए एक मानव की स्पष्ट दृष्टि कितनी होती है, दूरी, डिस्टेंस, तो आप बताओगे 25 सेंटीमीटर। कंफर्म हुई इतनी बात। आगे हम लोग देखेंगे बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बाइफोकल लेंस, आप हमेशा 2 लेंसों के बारे में खूब पढ़े हैं, दर्पण के बारे में, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। अगर निकट दृष्टि दोष किसी की आंखों में है, निकट दृष्टि दोष का मतलब ये होता है कि पास की वस्तुएं जो होती हैं वो नहीं दिखती हैं और दूर की स्पष्ट दिखते हैं, यानी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर दूर दृष्टि है तो दूर की वस्तुएं दिखेंगी, पास की नहीं दिखेंगी। निकट दृष्टि दोष है तो निकट की दिखेंगी, दूर की नहीं दिखेंगी। उल्टा होता है, अपोजिट होता है अपने नामों के। तो आप ये जानोगे, वहां पे निकट दृष्टि है तो अवतल लेंस, दूर दृष्टि है तो उत्तल लेंस। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बाइफोकल लेंस, यानी अब ना तो उत्तल है ना तो अवतल है। तब आपको आंसर क्या बताना है, तब आप बताएंगे कि अगर किसी व्यक्ति के जरा दृष्टि दोष हो जाता है, जरा दृष्टि दोष, अब तो ये तो नई बात आ गई। तो जरा दृष्टि दोष का मतलब ये होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसको ना तो पास का दिखे और ना तो बहुत दूर का दिखे, यानी ना तो पास वाली कंडीशन में उसको दिखाई पड़ रहा है, ना दूर वाली कंडीशन में दिखाई पड़ रहा है। ऐसी परिस्थितियों को हम किस रोग के नाम से जानते हैं, जरा दृष्टि दोष। और इसको दूर करने का जो प्रयास किया जाता है वो किसके माध्यम से किया जाता है, बाइफोकल लेंस के माध्यम से। तो आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारे मारो, ठीक है, कूटो, ठीक है, मतलब अगर पूछा जाए मारो फिरंगी को किसने कहा, एक प्रसिद्ध वाक्य है। प्रसिद्ध वाक्य का मतलब एक बहुत फेमस नारा हुआ है, मारो फिरंगी को। फिरंगी का मतलब आप समझ लीजिए कि फिरंगी का मतलब होता था अंग्रेजों से, और वो अंग्रेज जो भारत में शासन कर रहे थे, भारत को गुलामी की दास्ता में रखे थे, भारत पे उनके अत्याचार बढ़ते जा रहे थे, सभी उनसे परेशान थे। ऐसी कंडीशन में हो क्या जाता है, 1857 में द म्यूटिनी ऑफ 1857, 1857 में 10 मई 1857 मेरठ के बैरकपुर छावनी से एक ऐसा धरती पुत्र पैदा हो जाता है, एक ऐसा वीर पुरुष पैदा हो जाता है जिसने विरोध करा इस चीज का और बहुत सारे काम करे इन्होंने। और फिर क्या हो जाता है, माना जाता है कि स्वतंत्रता की पहली चिंगारी डाल दी किसने, मंगल पांडे जी ने। तो पूछा जाएगा कि मारो फिरंगी को इतना जोश भरा जो नारा है हमारा, किसने दे दिया, तो मंगल पांडे साहब ने। याद रखिएगा आप, बहुत बढ़िया क्रांतिकारी हमारे हुए हैं। आगे आप देखेंगे व्यापकता का सिद्धांत। व्यापकता का सिद्धांत या राज हड़प नीति को किसने समाप्त किया। व्यापकता के सिद्धांत को एक बार हम पहले बता चुके हैं, जो नए लोग हमसे जुड़ रहे हैं वो देख लेंगे। व्यापकता के सिद्धांत को द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जानते हैं, राज हड़प नीति के नाम से जानते हैं। और इसके माध्यम से भारत के राज्यों को हड़प लेता था। कौन हड़प लेता था, लॉर्ड डलहौजी। और 1848 में उसने सबसे पहले किसको हड़पा,
बघाट को, सतारा को हड़पा, फिर बघाट को हड़पा, फिर झांसी को हड़पा, और कुशासन के आधार पे उसने अवध को हड़प लिया। तो कई सारे भारतीय राज्यों को जब वो हड़प लेता था, हड़पा था समझ लीजिए, ठीक है, हड़पने वाला व्यक्ति था, तो ये वाली नीति, इस वाली पॉलिसी को किसने आ करके समाप्त कर दिया? सवाल ये है। तो आप बताओगे कि व्यापकता के सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के सिद्धांत या राज हड़प नीति के सिद्धांत को कौन समाप्त कर रहे हैं? लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा कौन समाप्त कर रहे हैं? लॉर्ड कैनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखोगे, अब ये हमारा आ गया कहां से? संविधान से प्रश्न। सभी चैप्टरों से लिए हमने, सभी विषयों से लिए हैं, आप जानते हैं। तो आप देखेंगे नागरिकता संविधान के किस भाग में है? सिटीजनशिप की बात हो रही है, अभी आपने देखा होगा कितना हो हल्ला रहा सी एनआरसी और ये सब लेकर के। तो भारत के संविधान में हमें टोटल भाग कितने हैं? हमारे 22 भाग हैं। आर्टिकल 395 है। उपखंड में जो भाग है उनकी गिनती नहीं कर रहे हैं हम। 22 भागों में से सबका एक सिस्टम है, एक आर्टिकल है। तो अगर पूछा जाए तो आप नागरिकता, भारत में नागरिकता कैसे प्राप्त होती है? 4-5-5-6 कारण हैं। वंश के आधार पर, जन्म के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, भौगोलिक भूभाग शामिल करने के आधार पर, ठीक है, पंजीकरण के आधार पर, ऐसे आधारों पर आपको भारत की नागरिकता मिल जाती है। तो उसमें बताया जाता है कि भारत में अगर आप नागरिक हैं, तो ये नागरिक जो शब्द है, नागरिकता की जो बात है, संविधान के किस भाग में है? 22 भाग में से। तो आप बताओगे नागरिकता संविधान के किस भाग में है? भाग 2 में है। सिटीजनशिप हमारी संविधान के भाग 2 में, भाग 2 में है। और कहां से कहां तक अगर हम अनुच्छेद की बात कर लें, आर्टिकल की बात कर लें, तो भाग 5 से लेकर के 11 के बीच में आपको क्या दिखाई पड़ती है? भारतीय नागरिकता। आगे हम लोग थोड़ा और बढ़ते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? ऐसे प्रश्न आपको बहुत देखने को मिलेंगे कि कौन सी चीज हमने कहां से अडॉप्ट करी है, क्योंकि भारतीय संविधान एक उधार का थैला है। इसमें हमने विदेशों से बहुत सारी चीजें आयातित करके अपने संविधान में जोड़ दी हैं। ठीक है, तो जैसे हमने क्या लिया है? आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। ठीक है, संघ कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है। मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से ले लिए हैं। संसदीय व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ले ली है। ऐसे बहुत सारी चीजें हमने ली हैं। समय समय पर हम हर वीडियो में एक 2 प्रश्न आपको देते रहेंगे। फिलहाल यहाँ आप देखेंगे संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो आप बताओगे दक्षिण अफ्रीका से। संविधान में जो हम बदलाव लाते हैं, ऐसी प्रक्रिया, ऐसा जो तरीका है, वो हमने कहां से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा है? दक्षिण अफ्रीका से। आगे हम देखते हैं किसकी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड इतना दुर्दिन होता है, आप जानते हैं, काफी सारे लोग मारे जाते हैं। जो रिपोर्टें बनाई जाती हैं, सब झूठी रिपोर्टें बना दी जाती हैं। मारे होते हैं 10 और बताते हैं ये लोग सिर्फ 1, है ना। कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत घटा करके बताते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जब होता है, तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनको गिरफ्तार कर लिया गया होता है, और इनकी रिहाई में इनको गलत तरीके से बंदी बनाया गया है। उससे अवमुक्त कराने के लिए बहुत सारी भीड़, भीड़ नहीं कहेंगे, भारतीय लोग हमारे जो होते हैं, क्रांतिकारी लोग, और साथ में भारतीय जनता, ये लोग जब जाते हैं ऐसे स्थान पे, पंजाब के ये जलियांवाला बाग हत्याकांड में, और फिर वहां पे क्या होता है? जनरल और डायर के आदेशों पे गोलियां चल जाती हैं, और बहुत सारे लोग क्या होते हैं? मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। तो अगर पूछा जाए कि किसकी गिरफ्तारी के विरोध में सब लोग इकट्ठा हुए थे, एकत्र हुए थे, तो वो आप बताओगे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। चलिए, मजा आया आप सभी लोगों को आज की क्लास में, और आगे की क्लासें ऐसे ही मिलती रहेंगी, निरंतर मिलती रहेंगी। कुछ समस्याएं आ जाती हैं, तो इनकी वजह से थोड़ा सा व्यवधान रहता है, बाकी आपको चीजें मिलती रहेंगी। और एक बात आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।